हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एमजे अकेडमी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। कोई भी जो हमारी संख्या होती है यानी जो नंबर होता है वो किसी न किसी अंकों से मिलकर बनता है। अंक जिन्हें हम इंग्लिश में डिजिट्स कहते हैं। ये जो अंक होते हैं ये टोटल में नंबर में 10 होते हैं। मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ। कोई भी जो हमारी संख्या बनती है वो मिलकर बनती है अंकों से। इन्हें इंग्लिश में डिजिट्स कहा जाता है। ये जो होते हैं टोटल में यानी कुल मिलकर 10 होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर उसके बाद 1, 2, 3 पूरे लेकर 9 तक। ये कुल नंबर में 10 होते हैं। इनसे मिलकर ही हमारी पूरी दुनिया में कोई भी संख्या बनती है। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो संख्या होती है उसमें जो अलग अलग नंबर्स होते हैं वो नंबर जिस जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान का कुछ मान होता है। वो मान क्या होता है वो हम देखेंगे। सपोज़ हमने कोई भी एक नंबर ले लिया। सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया, तो ये जो सबसे आखिरी वाला अंक होता है इसे कहा जाता है इकाई का अंक, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट इंग्लिश में। उसके पहले जो अंक होता है उसे कहते हैं दहाई का अंक यानी 10th डिजिट। उसके पहले जो अंक होता है उसे कहा जाता है सैकड़े का अंक यानी 100th नंबर डिजिट। उसके पहले जो अंक होता है उसे कहा जाता है हज़ार का अंक। उससे पहले वाले अंक को कहा जाता है 10,000 का अंक। और उसके जो पहले होता है उसे कहा जाता है लाख का अंक। और अगर हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो आगे होगा 10 लाख का, उसके आगे होगा 1 करोड़ का और उसके आगे होगा 10 करोड़ का। ऐसे अंक बढ़ते ही जाएंगे। अब हम अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट जो हमारा बेस्ट है वो है कोई भी जो हमारी संख्या होती है उसमें अलग अलग जो नंबर्स होते हैं यानी अंक होते हैं उन पर बेस्ड है। इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेलवे में भी पूछ लिया जाता है, एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। आर्मी में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा गया मतलब पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। यानी उस टॉपिक का नाम है किसी भी संख्या में जो हमारे अंक होते हैं उन अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान यानी मान को जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। पहली वैल्यू जिसे जातीय मान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश पे लोकल वैल्यू कहा जाता है। और दूसरी जो वैल्यू होती है उसे स्थानीय मान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। मैं आपको दोनों कंसेप्ट समझा देता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे जातीय मान। जिसे लोकल वैल्यू कहा जाता है। सपोज़ हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया और हमें इससे पूछ लिया गया कि 4 का जातीय मान बताइए, 4 की लोकल वैल्यू बताइए। तो 4 का जो जातीय मान होगा वो हमारा 4 ही होगा। मतलब जो जातीय मान होता है ना, जो भी नंबर हो वो चाहे किसी भी संख्या में किसी भी प्लेस पर हो, 2nd प्लेस पर हो, 3rd प्लेस पर हो, 1st प्लेस पर हो, किसी भी प्लेस पर हो, तो वो जो संख्या होगी, वो जो नंबर होगा, वो जो अंक होगा, उसका मान जातीय मान वही होगा। मतलब 4 क्या होगा, हमें पूछा गया है तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अगर हमें पूछ लिया जाता है कि 3 का जातीय मान बताइए, तो 3 का जो जातीय मान होगा वो हमारा 3 ही होगा। मतलब जो संख्या होगी उसका जातीय मान भी वही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड मैंने आपको टॉपिक बताया था वो हमारा है स्थानीय मान, जिसे कहा जाता है प्लेस वैल्यू। ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। सपोज़ हम यही नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। हमने ले लिया 423। अब अगर हमें इसमें पूछ लिया गया कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान जो होता है मतलब कोई भी नंबर हो उसके आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो हम उसके ऊपर रख देंगे।
तो उस संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा। मतलब हमें 4 का स्थानीय मान पूछा था, तो 4 के आगे हमने 2 ज़ीरो रख दिए क्योंकि यहाँ पर 2 अंक थे, इसलिए इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। अगर सपोज़ हमें 2 का स्थानीय मान पूछ लिया गया, तो आप देखेंगे कि 2 के आगे एक नंबर है, मतलब इसके आगे भी 1 ज़ीरो रख देंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर सपोज़ हमें पूछ लिया गया कि 3 का स्थानीय मान बताइए, अब 3 के आगे तो कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके आगे हम कोई भी ज़ीरो नहीं रखेंगे, सीधा उस नंबर को रख देंगे, तो ये हमारा 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। ये थे हमारे जातीय मान और स्थानीय मान के। फ्रेंड्स, अब हम संख्याओं के प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे n से डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनसे कि हम प्रकृति में किसी भी वस्तु को काउंट कर सके या किसी भी वस्तु को गिन सके। मतलब सपोज़ मैं आपसे कह देता हूँ कि ये एक पेन है, तो एक जो हो जाएगी हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अगर मैंने आपसे कहा कि 10 पेड़, तो 10 जो हो जाएगी वो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं को हमेशा n से डिनोट किया जाता है, मतलब n से दर्शाया जाता है। और एक जो होती है हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि हम 0 से प्रकृति में किसी भी वस्तु को नहीं नाप सकते। हम नहीं कह सकते कि ये 0 पेन है या फिर 0 पेड़ है, हम 0 नहीं कह सकते। इसलिए एक जो होगा हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी पॉजिटिव होती है, यानी सभी की सभी धन पूर्णांक संख्याएँ होती है। इसमें एक भी नेगेटिव संख्या नहीं होती। आगे हम देखेंगे पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा सेट जिसमें 0 और नेगेटिव सभी नंबर्स आते हो, यानी प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें 0 और सभी नेगेटिव नंबर्स आते हो, उसे इंटीजर्स कहा जाता है, यानी पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो नंबर लाइन्स पे हमारे सभी नंबर्स आते हैं वो सब इंटीजर्स में आते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इन्यूमरेबल हो, मतलब अनंत हो, और उसके सेंटर में जो होता है 0 होता है। राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, और ये राइट साइड में अनंत तक होंगे, इन्यूमरेबल तक होंगे। और लेफ़्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3। तो ये जो सभी नंबर्स है वो हमारे पूर्णांक संख्याओं में आते हैं। आगे हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्याएँ वो संख्या होती है जो कि 2 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी 2 से उन्हें पूरा पूरा भाग जाए, 2 से पूर्णतया विभक्त हो। या फिर ऐसी संख्याएं जिनके आखिर में, यानी इनके यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हो। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में, यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में, यानी इकाई के अंक पर होता है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होती है, और वो संख्या हमारी सम संख्या होती है। आगे हम देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारी वो संख्या होती है जो कि 2 से पूर्णतया विभक्त न हो, यानी जिन्हें 2 से पूर्णतया भाग ना जाता हो। या फिर वो संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट पे या फिर इकाई के अंक पे 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई भी अंक हो, यानी जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 इन सब में से कोई भी अंक हो, तो हमारी विषम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी वो संख्याएं होंगी जो कि ये तीनों रूल्स फॉलो करेंगी, और अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो कि ये 2 रूल्स फॉलो करेंगी। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं का पहला रूल पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याओं का पहला रूल है कि सभी पूर्णांक संख्याएं, मतलब सभी इंटीजर्स वो संख्याएं होती है जो कि हमारी नंबर लाइन पर आती है। तो जो भी संख्याएं नंबर लाइन पर आएंगी वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो नंबर लाइन पर कौन सी संख्या आती है? 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, यहाँ से अनंत तक और यहाँ से अनंत तक, ये हमारी सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। यानी जो भी संख्याएं नंबर लाइन पर आएंगी वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। अगला रूल लिखा हुआ है कि जो भी संख्याएं p/q में, यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त की जाए और जिनकी वैल्यू 0 छोड़कर आए, यानी जिनकी वैल्यू 0 ना आए, वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे कि हम देखेंगे 1/2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी 0.5 आएगी। तो ये जो वैल्यू है वो 0 छोड़कर आ रही है, यानी 0.5 आ रही है, तो ये हमारी संख्या हो जाएंगी परिमेय संख्या। आगे हम देखेंगे, अगर हमने लिखा 3/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.5, तो ये जो हमारी हो जाएगी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी जो भी संख्या जो कि p/q के रूप में व्यक्त की जाए और जिसकी वैल्यू 0 छोड़कर आए, वो सभी संख्याएं हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्या।
आगे रूल लिखा हुआ है कि वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या, यानी वर्गमूल में होने वाली जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ होंगी वो हमारी होंगी परिमेय संख्याएँ। जैसे कि हमने लिख दिया रूट 4, तो ये जो संख्या है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये वर्गमूल में भी है, यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो हमारी पूर्णांक संख्या होगी। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। अगर हम आगे देख लेते हैं, अगर हमने आगे लिखा रूट 16, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट में भी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। यह आएगी हमारी पूर्णांक संख्या, यानी जो भी संख्या जो कि वर्गमूल में हो और जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये थे हमारे परिमेय संख्याओं के 3 रूल्स। आगे हम अपरिमेय संख्याएं देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पहला रूल है, अपरिमेय संख्या यानी जो ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, यानी जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। उसका आगे का रूल है ऐसी संख्याएं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, यानी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर हमने ले लिया रूट 2, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.414, यानी ये वैल्यू पॉइंट में आती है, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसकी जो वैल्यू आती है, उसका जो आंसर आता है वो पूर्णांक संख्या आती है। जैसे 2, जैसे 4, ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, यानी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होंगे। अगर हम और एक एग्जांपल देखेंगे, रूट 3 अगर हमने ले लिया तो इसकी वैल्यू तकरीबन आती है 1.732, इसकी वैल्यू 1.732 आती है। ये भी संख्या पॉइंट में आती है। तो जो भी स्क्वायर रूट जिसकी वैल्यू जो होती है वो पॉइंट में आती है वो हमारी अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी वो संख्या होती है जिन्हें एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से भाग ना जाए, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखी हुई है। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर सपोज़ हमने ले लिया 2, तो 2 ये जो संख्या है वो 1 और 2 यानी खुद के अलावा और किसी संख्या से भाज्य नहीं होगी, यानी इसे किसी की भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 और खुद के अलावा, तो ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। अगर हम ले लेते हैं 7, तो इसे 1 और 7 यानी खुद के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। इसी की तरह इन सभी संख्याओं को 1 और खुद के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाता, इसीलिए हमारी सभी अभाज्य संख्या हो जाती है। 1 से 100 तक हमारी कुल 25 अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 में वो 2 होती है, और सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 में वो हमारी 97। जो हमारा टॉपिक है वो है विभाज्यता के नियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये रूल्स हमें तब काम में आते हैं जब कोई बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी से छोटी संख्या से हमें भाग देना होता है, तब ये रूल्स हमें काम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहला रूल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल है 2 की विभाज्यता का। 2 की विभाज्यता का रूल हमें यह बताता है कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो नंबर 2 से पूरा डिविजिबल होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो उस संख्या को 2 से पूरा भाग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया, ये हमने एक नंबर ले लिया, तो इस संख्या को हमें पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि 2 से ये संख्या पूरी भाज्य है, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल में पढ़ा कि किसी भी संख्या के अगर यूनिट डिजिट में इनमें से कोई भी नंबर हो तो उस संख्या को 2 से पूरा भाग जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 और रूल में भी 6 है, तो इस संख्या को 2 से पूरा भाग जाएगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर रूल में भी 8 है, तो इस संख्या को भी 2 से पूरा भाग जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि अगर किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं उन अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ हमने कोई नंबर ले लिया, ये हमने एक नंबर ले लिया। अगर इस नंबर में सभी संख्याओं का जो योग होगा, सभी संख्याओं का जो जोड़ होगा, अगर उसे 3 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या को 3 से भाग जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी नंबर्स का हमने योग कर लिया। 2 और 3 हमारे होते 5, 5 और 3 8 होते हैं, और 8 और हमारे एक होता था 9। 9 को हमें पता है कि 3 से पूरा भाग जाता है, जो कि आता है हमारा 3। तो जिस भी संख्या होगी, जिस भी संख्या में अंकों के जो योग होगा
अंकों का योग हमारे यहाँ पर आ रहा है 9, तो कोई भी संख्या में अंकों के योग को अगर 3 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या को 3 से भाग जाएगा। ये हमारा था 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। आगे हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि अगर किसी भी संख्या के आखिर के 2 डिजिट को अगर 4 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या को 4 से भाग जाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ हमने ले लिया, ये हमने एक नंबर ले लिया, तो हमें इसे देखते ही पता चल जाएगा कि ये संख्या 4 से पूरी डिविजिबल है, यानी इसे 4 से पूरा भाग जाता है, क्योंकि इसके जो आखिर के 2 नंबर है इसे 4 से भाग जाता है, तो इस पूरी की पूरी संख्या को 4 से भाग जाएगा। आगे अगर हम एग्जांपल देखेंगे, अगर ये हमने एग्जांपल ले लिया तो इसके भी जो आखिर के 2 डिजिट है इन्हें भी 4 से पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या को 4 से पूरा भाग जाएगा। ये था हमारा 4 का विभाज्यता का नियम। अब आगे हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में अगर 0 या फिर 5 आ जाता है तो उस पूरी संख्या को 5 से भाग जाएगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने ले लिया 110, तो यहाँ पर आखिर में आ रहा है 0, तो हमने रूल में पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 आ जाता है तो उस पूरी संख्या को 5 से पूरा भाग जाएगा, तो इस संख्या को भी 5 से पूरा भाग जाएगा। अगर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमारा है 5, तो इसको भी 5 से पूरा भाग जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट डिजिट 0 और 5। अगर इन दोनों में से कोई भी यूनिट डिजिट आ जाता है किसी भी नंबर का तो उसे 5 से पूरा भाग जाएगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि अगर किसी भी संख्या को 2 और 3 इन दोनों संख्या से पूरा भाग जाए तो उस संख्या को 6 से पूरा भाग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया 72, तो ये जो संख्या होगी इसे 2 और 3 इन दोनों संख्याओं से पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमने 2 का रूल पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो वह संख्या 2 से पूरी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि इसके यूनिट डिजिट पे 2 है, तो ये 2 से पूरी विभाज्य होगी, यानी 2 से हमारा सॉर्ट आउट हो गया। आगे हम देखेंगे 3 का रूल। तो 3 का रूल हमने देखा था कि अगर किसी भी संख्या में अंकों का योग अगर 3 से भाज्य होता है तो वह संख्या हमारी 3 से पूरी भाग जाएगी। तो आगे हम देखेंगे कि 7 और 2 हमारे हो जाते हैं 9। तो 9 को तो 3 से पूरा भाग जाता है, तो मतलब ये जो संख्या होगी वो 3 से भी पूरी भाज्य होगी। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो ये जो संख्या होगी वो हमारी 3 से भी पूरी भाज्य होगी, मतलब ये संख्या को हमारा 6 से भी भाग जाएगा। ये होगा हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। आगे हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना घटा दिया जाए और उस संख्या को अगर 7 से पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या को 7 से भाग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अगर सपोज़ हमने नंबर ले लिया 882, तो मैंने आपको कहा था कि इकाई के अंक को छोड़कर बाकी बची संख्या में से इसका 2 गुना घटा दिया जाए, तो हम बाकी बची संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं और इकाई के अंक का 2 गुना इसमें से घटा देंगे। ये 2 था इसका इकाई का अंक और इसका क्या 2 गुना। अगर हम आगे करेंगे तो आएगा 88 में से हमारे 2 दूने होते हैं 4, बचे हमारे 84। अगर 84 को 7 से पूरा भाग जाए तो ये जो हमारी संख्या है पूरी 882, इसे भी 7 से पूरा भाग जाएगा। तो हम इसको 7 से भाग दे के देख लेते हैं। 7 से 8 को काटा एक बार, बचा हमारा 1, ये आ गया कैरी पे, ये हो गया हमारा 14। 14 को काटा 7 से 2 बार, आ गया हमारा आंसर 12। तो हमने देखा कि 84 को 7 से पूरा भाग जा रहा है, तो 7 से 84 भी 882 भी पूरी डिविजिबल होगी। ये था हमारा 7 का डिविजिबिलिटी का रूल। आगे हम देख लेते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 8 से विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि अगर किसी भी संख्या के आखिर के जो 3 डिजिट होंगे, आखिर के जो 3 नंबर्स होंगे, उसे अगर 8 से पूरा भाग जाए तो वो संख्या हमारी 8 से पूरी डिविजिबल होगी। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी संख्या के आखिर के 3 डिजिट को
8 से पूरा पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या को 8 से भाग जाएगा। यहाँ पर आखिर के जो 3 डिजिट है वो है हमारे 192, 192। हम इसे 8 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 8 से 19 को काटा 2 बार, आ गया हमारा 16, बचे हमारे 3, ये हो जाएंगे हमारे 32। 8 से काटा 4 बार, जाएगा हमारा पूरा पूरा भाग। 192 को हमारा 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 24। मतलब ये जो 3 डिजिट है आखिर के, इनको 8 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या को भी 8 से भाग जाएगा। यह था हमारा 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। आगे हम देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो बिल्कुल 3 के विभाज्यता के नियम के जैसा ही है। यानी अगर किसी भी संख्या में सभी अंकों के योग को अगर 9 से पूरा पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या को 9 से भाग जाता है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और अगर इसके सभी अंकों के योग को अगर 9 से पूरा पूरा भाग जाए तो इस सभी संख्या को 9 से भाग जाएगा। हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं। हमने लिख दिया 1 + 3 + 6 + 3 + 0 + 5। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 1 और 3 हमारा हो जाएगा 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और ये 5 हमारे हो जाएंगे 18। अब हम 18 को 9 से भाग देकर देखेंगे। 9 से हमारा भाग जाएगा 3 बार। मतलब इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 18 है और 18 को 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस पूरी संख्या को 9 से हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए अब हम 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। तो 10 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि अगर कोई भी संख्या हो उसके इकाई अंक में यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 आ जाता है तो वह संख्या हमारी 10 से डिविजिबल होगी। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमने कोई भी एक संख्या ले ली, हमने ले ली संख्या 5110। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है वो हमारा है 0। मतलब ये संख्या हमारी हो जाएगी 10 से डिविजिबल, यानी 10 से इसे पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि रूल मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या हो, यूनिवर्स में कोई भी संख्या हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो वो संख्या हमारी 10 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम अगर मैंने आपको ओरली बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सीधा इस पर एग्जाम्पल पे थ्रू चलता हूँ। सपोज़ हमने एग्जाम्पल ले लिया 7127362। सपोज़ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो इसमें जो विषम स्थान पर संख्याएं होंगी उनका योग और जो सम स्थान पर संख्याएं होंगी उनका योग करने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आता है तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। विषम स्थान पर यानी पहला स्थान या फिर तीसरा स्थान, पाँचवा स्थान और सातवां स्थान, इन संख्याओं का योग और जो हमारे सम स्थान होंगे यानी दूसरा, चौथा, छठवां, इन स्थानों का योग करने के बाद एक दूसरे से घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आती है तो हमारी 11 से डिविजिबल होगी। हम इसे देख लेते हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा और सातवां, इन स्थानों का हम पहले योग कर लेते हैं। पहला स्थान है हमारा 7, दूसरा है 2, ये है पाँचवा 3 और आखिरी वाला है 2। ये हमारे विषम स्थान हो गए। अब हम सम स्थान देख लेते हैं। सम स्थान पे हमारा है 1, फिर उसके बाद में 7, उसके बाद में 6। हम इसका भी योग कर लेते हैं। 1 फिर 7 फिर 6। इसका योग हमारा आ जाएगा 7 और 2 9, 9 और 3 हमारे हो जाएंगे 12, 12 और 2 हमारे हो जाएंगे 14। इसका योग हम कर लेते हैं। 7 और 1 हमारा हो जाएगा 8, 8 और 6 हमारे हो जाएंगे 14। अब मैंने आपको बताया था कि जो विषम स्थान होंगे उनका योग, यहाँ पर जिसका योग है विषम स्थानों का, और जो सम स्थान होंगे उनका योग, ये सम स्थानों का योग है। इन दोनों का योग करने के बाद इन दोनों को आपस में घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आती है तो हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी 14 है, ये भी 14 है। अगर हम 14 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर इसका आंसर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आए तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो 11 से पूरी पूरी भाज्य होगी। चलिए अब हम 12 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। तो 12 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि कोई भी संख्या हो उसे अगर 3 और 4 इन दोनों नंबर से पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या को 12 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं।
सपोज़ हमने एक एग्जांपल ले लिया 61788। सपोज़ हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इस पर हम 3 की विभाज्यता का रूल और 4 की विभाज्यता का रूल इन दोनों को ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले हम 3 का रूल ट्राई करेंगे। तो 3 का जो रूल है ये हमें ये बताता है कि जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो उस पूरी संख्या को 3 से भाग जाता है। अब हम इन सब का योग करके देख लेते हैं। तो 6 और 1 हमारा हो जाएगा 7, 7 और 7 हमारे हो जाएंगे 14, 14 और 8 हमारे हो जाएंगे 22, 22 और 8 हमारे हो जाएंगे 30, हो जाएंगे हमारे 30। 30 को अगर हम 3 से भाग देकर देखेंगे तो हमें देख रहे हैं कि पूरा भाग जाएगा। अब हम 4 से विभाज्य होने का नियम देख लेते हैं। तो 4 की विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि किसी भी संख्या के आखिर के जो 2 अंक होंगे उनको अगर 4 से पूरा भाग जाए तो उस संख्या को 4 से पूरा भाग जाएगा, पूरी की पूरी संख्या को। अब हम 88 को 4 से भाग देके देख लेते हैं। 4 दूनी हो जाएंगे हमारे 8 और 4 8, मतलब इसे पूरा भाग जा रहा है 4 से। अब हम देखेंगे कि 3 से भी पूरा भाग जा रहा है और 4 से भी पूरा भाग जा रहा है। तो ये जो हमारी संख्या होगी ये इसे 12 से पूरा भाग जाएगा। ये हो गया हमारा 12 के डिविजिबिलिटी का रूल। आगे हम पढ़ेंगे 13 के डिविजिबिलिटी का रूल यानी 13 की विभाज्यता का नियम। तो 13 की विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि अगर हम कोई भी संख्या लें उसमें जो इकाई का अंक होता है उसका 4 गुना करके बाकी बची संख्या में अगर जोड़ दे और अगर उस संख्या को 13 से पूरा भाग जाए तो हमारी संख्या जो होगी उसे 13 से पूरी डिविजिबल होगी। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ हमने कोई एक नंबर ले लिया, हमने नंबर ले लिया 689। सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया। तो मैंने आपको बताया कि जो इकाई का अंक होगा उसका 4 गुना करके बाकी बचा संख्या में जोड़ दिया जाए और जो उसका जो एडिशन होगा अगर उसे 13 से पूरा भाग जाए तो जो पूरी संख्या होगी उसे 13 से डिविजिबल होगी। अब हम देख लेते हैं जो हमारी इकाई का अंक है वो है 9, उसका कर लेते हैं 4 गुना, ये हमारा हो जाएगा 36। और बची संख्या है 68, उसे हम जोड़ लेते हैं 68 प्लस हमारा हो जाएगा 36, इसे जोड़ लेते हैं 8 और 6 हमारे हो जाते हैं 14, उसका रखेंगे 4 और 1 रखेंगे कैरी, 3 और 1 4 और ये हमारे हो जाएंगे 6, कुल हो जाएंगे 10। हमारी टोटल संख्या हो गई 104। अब मैंने आपको कहा कि जो टोटल नंबर होगी उसे अगर 13 से पूरा भाग जाए तो ये जो पूरी संख्या होगी उसे 13 से पूरा भाग जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 की जो टेबल है उसमें 8 नंबर पर 104 आता है, यानी 104 को 13 से पूरा भाग जा रहा है। तो मतलब ये जो हमारी संख्या होगी ये वो 13 से पूरी डिविजिबल होगी। मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप इतनी पूरी प्रोसेस करोगे उससे अच्छा आप ये करें कि 13 से सीधा भाग करके देखें, कोई भी नंबर हो। ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ये मेथड ट्राई करने से अच्छा है कि आप 13 से सीधा भाग दो। ये मेथड ट्राई करना आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा पेपर में, इससे अच्छा है कि आप ये मेथड स्किप कर दो। चलिए अब हम देख लेते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। तो 14 की विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि कोई भी संख्या 14 से तभी विभाज्य होगी अगर वो संख्या 2 और 7 इन दोनों संख्या से पूरी विभाज्य हो। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 112, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। पहले हम इसको 2 से विभाज्यता के रूल से टेस्ट करेंगे और बाद में 7 के विभाज्यता के रूल से टेस्ट करेंगे। सबसे पहले 2 की विभाज्यता का रूल से टेस्ट कर लेते हैं। तो 2 की विभाज्यता का रूल हमें बताता है कि अगर कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो हमारे 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो वो 2 से पूरी विभाज्य होगी। आगे हम 7 का रूल ट्राई कर लेते हैं। तो 7 का रूल हमें बताता है कि कोई भी संख्या उसके जो यूनिट डिजिट होगा उसका 2 गुना करके बाकी बचे संख्या में से घटा दे और जो घटाने के बाद जो हमारी संख्या बचेगी अगर वो 7 से पूरी डिविजिबल हो तो वो संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होगी। अब इस पर ट्राई कर लेते हैं। ये हमारी पूरी संख्या है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा है 2, उसका करेंगे 2 गुना तो हमारा हो जाएगा 4 और ये जो 4 है वो बची संख्या यानी 11 में से अगर हम घटा देंगे, 11 में से अगर हम 4 घटा देंगे बचेंगे हमारे 7 और 7 जो है 7 से पूरा डिविजिबल होगा। मतलब ये जो संख्या है ये 7 से भी पूरी डिविजिबल होगी और 2 से भी पूरी डिविजिबल होगी। मतलब इन दोनों संख्याओं से पूरी डिविजिबल हो रही है तो वो संख्या 14 से भी पूरी डिविजिबल हो रही है। ये हो गया हमारा 14 का रूल प्रूव। आगे हम देखेंगे 15 से विभाज्यता का रूल। तो 15 से विभाज्यता का रूल हमें ये बताता है कि कोई भी संख्या 15 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या 3 और 5 इन दोनों संख्याओं से पूरी विभाज्य हो। इसे हम एग्जाम्पल के तो समझ लेते हैं। सपोज़ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 120।
सपोज़ ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इस पर हम 3 का रूल और 5 का रूल, ये दोनों रूल ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले हम 3 का रूल ट्राई करते हैं। तो 3 का रूल हमें बताता है कि जो हमारी संख्या होगी उसमें जो अंक होंगे उनका योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। इसमें संख्या यानी 2 और 1 इनका योग होगा 3, तो 3 तो हमारा 3 से डिविजिबल है ही, मतलब ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी का रूल। 5 का रूल हमें ये बताता है कि अगर कोई किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 आ जाए तो वह संख्या हमारी 5 से भी डिविजिबल होती है। या फिर आ गया है हमारा 0 तो ये भी संख्या हमारी हो जाएगी 5 से भी डिविजिबल। मतलब इन दोनों से ये जो संख्या है ये डिविजिबल हो रही है, तो ये जो संख्या होगी 15 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ये हो गया हमारा 15 का रूल प्रूव। आगे हम देखेंगे 17 से विभाज्यता का रूल। 17 से विभाज्यता का रूल हमें ये बताता है कि कोई भी संख्या हो उसका जो इकाई का अंक होगा उसको अगर हम 5 से गुना करें और जो बची संख्या है उसमें से अगर हम घटा दें तो जो बची संख्या होगी वो अगर 17 से डिविजिबल है तो वह संख्या हमारी पूरी की पूरी संख्या 17 से डिविजिबल होगी। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ हमने कोई एग्जांपल ले लिया 731 731 हमने एग्जांपल ले लिया। तो मैंने आपको बताया कि जो यूनिट का डिजिट होगा उसे अगर हम 5 से गुना करें यानी उसका 5 गुना करें और बची संख्या में से अगर घटा दे तो जो बची संख्या होगी वो अगर 17 से डिविजिबल होगी तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 17 से डिविजिबल होगी। इसे ट्राई कर लेते हैं। 1 का करेंगे 5 गुना, वो हो जाएगा हमारा 5। बची संख्या है 73। 73 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68 आ जाएगा हमारा आंसर। और अगर हम 68 को 70 से डिवाइड कर लेते हैं तो 17 के टेबल में 68 जो है हमारा 4 नंबर पे आता है। मतलब 68 जो है 17 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये जो नंबर होगा वो हमारा 17 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये हो गया हमारा 17 का रूल प्रूव। आगे हम देख लेते हैं 18 से विभाज्यता का नियम। तो 18 से विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी संख्या हो अगर वो 2 और 9 इन दोनों संख्याओं से अगर पूरी पूरी डिविजिबल होगी तो वो संख्या 18 से भी पूरी पूरी डिविजिबल होगी। सपोज़ हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज़ हमने नंबर ले लिया 108, ये हमने नंबर ले लिया। अब इस पर हम 2 का रूल और 9 का रूल इन दोनों के रूल ट्राई करके देखेंगे। 2 का रूल हमें बताता है कि कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी। यहाँ पर 8 है, मतलब 2 का रूल प्रूव हो रहा है, 2 से ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी। आगे हम चेक करते हैं 9 का रूल। 9 का रूल हमें बताता है कि कोई भी संख्या हो उसमें अगर अंकों का योग 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो वो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर 8 हमारा एक नंबर है और 1 है, दोनों का अगर हम योग करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 तो 9 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है। अब हमने रूल में पढ़ा कि 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अब ये दोनों संख्याओं से ये संख्या डिविजिबल है, मतलब 18 से भी ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ये था हमारा 18 का रूल।